आप बेहतरीन चैप्टर 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। सही बच्चों, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। करें चैप्टर नंबर 6 एक छोटा चैप्टर है, लाजवाब है, बेहतरीन है। ये चैप्टर, इस चैप्टर का फायदा 11th क्लास के फिजिक्स में होगा, दूसरे चैप्टर में होगा, 12th क्लास के फिजिक्स में होगा, हर जगह होगा। इतना बढ़िया पटाखा चैप्टर है। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। आहा भाई, सबसे पहले आज सीखेंगे तसल्ली बख्श, आज बात करना है उसमें वर्क के बारे में। वर्क, डब्ल्यू वर्क। प्यारे बच्चों, वर्क क्या होता है भाई? मम्मी ने कहा कि भाई यहाँ पर ये बोरी है, उठा के उधर रख दो। रख दिया आपने, तो क्या वर्क किया आपने? कोई मजदूर वजन ढो रहा है, ठीक है भाई, अटैची ले जा रहा है, कोई खूली या कुछ भी, वही इस तरह से काम कर रहा है, तो क्या वर्क किया? आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटे, तो क्या आपने वर्क किया? ये सारे फिजिक्स में काउंट होता है कि भाई ये सारे वर्क नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब बात है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हो वो सारा कंसीडर ही नहीं किया जाता फिजिक्स में वर्क, क्योंकि जो नॉर्मल डेली लाइफ में वर्क होता है वो वर्क, उसका डेफिनेशन वो समझना हमारा अलग है। और फिजिक्स में मैथमेटिकली जो हम समझते हैं कि वर्क क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है भाई बच्चों। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पर फिजिक्स में जो हम वर्क की बात करते हैं, यहां पर फोर्स की बात होती है और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। तो दो टर्म यहां पर इन्वॉल्व होंगे, दो टर्म्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे। एक होगा, क्या होगा? एक होगा फोर्स और दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें इन्वॉल्व होने वाली है। अगर ये दो चीजें इन्वॉल्व है तो वर्क हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। फोर्स एंड वर्क। अब ये बताओ कि भाई मान लो इस मार्कर को मैं यहां से उठाया और यहां ले गया, यहां से उठाया और यहां से ले गया, तो किसने वर्क किया भाई? किसने किया? किसने किया? मैंने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने जो फोर्स अप्लाई किया, मेरे हाथ ने जो फोर्स अप्लाई किया, उसने वर्क किया। तो वर्क हमेशा फोर्स करता है कोई ना कोई, और फोर्स बहुत तरह के होते हैं भाई। टेंशन वाला फोर्स देख लिया था आपने, फ्रिक्शन वाला देख लिया था, नॉर्मल रिएक्शन वाला देख लिया था। कोई इंसान भी लगा सकता है, हम जैसे, हम भी इंसान ही है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो हम भी लगा सकते हैं फोर्स भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो आप 12th में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग सकता है भाई। किसी भी वजह से फोर्स लग सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। तो फोर्स वर्क डन करता है। तो यहां पर वर्क जो हम मैथमेटिकली बात करते हैं, फिजिक्स में बात करते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं। नंबर एक, ठीक है, इन्वॉल्व होता है दो टर्म, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो कब कहेंगे कि वर्क हुआ और कब कहेंगे कि नहीं हुआ? देखें क्या? चलो देखते हैं। पहले एक छोटी सी कहानी, छोटी सी। ओहो, ये धरती है, ऊपर आसमान है, बहुत बढ़िया। और यहां पर ये एक बॉडी है, यहां पर एक ब्लॉक है बच्चों, इसका मास मैंने m मान लिया। इसके ऊपर इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, अरे भाई लगाए जा रहे हैं, लगाते लगाते, ठीक है। चलो ऊपर बना लेता हूं थोड़ा सा कि भाई ये है ऐसा, ये धरती है, ऊपर आसमान है, बहुत बढ़िया जी। और यहां पर एक ब्लॉक है, ये कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। और इसका मास कुछ होगा, इधर की तरफ खींचे जा रहे हैं, फोर्स इधर लगाए जा रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है कि ये बॉडी उधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है और जाते जाते यहां तक पहुंच गई भाई। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? फोर्स लगातार लगाए जा रहे हैं आप, एफ लगातार लग रहा है उस बॉडी पे। और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके, अगर मैं यहां स्टार्टिंग को कंसीडर करूं तो इसके भी स्टार्टिंग को करना पड़ेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आहा, फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में। क्या डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया?
फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम बोलेंगे वर्क हो गया। अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम बोलेंगे वर्क हो गया। कितना हो गया वर्क, बच्चा बच्चा जानता है। तो वर्क यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्क, इन दिस केस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों बता दूं आपको कि वर्क का डेफिनेशन क्या होगा कि अगर किसी बॉडी ने किसी फोर्स ने किसी बॉडी को मूव किया, अगर किया और मूवमेंट कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे वर्क हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे मैथमेटिकली, क्या डेफिनेशन है भाई फिजिक्स में, ठीक है, आपके डेली लाइफ से तो अलग है, लेकिन यहां क्या है भाई, यहां देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वर्क is said to be done by a force if a body is displaced in the direction of force, अगर फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम बोलेंगे उस फोर्स ने वर्क किया है। चलिए, बचपन से करते आ रहे हैं, बड़े मेहनती हैं आप। वो जब छोटे थे तो गाड़ी को ऐसे खींचते थे, ऐसे खींचते थे, याद है। लेकिन क्या जरूरी है बच्चों कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स भी इधर लगे? क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो, ऑलवेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप छोटे थे क्या करते थे, फिर से आपके बचपन पे चलते हैं, आज आपके बचपन को ही डिस्कस करना है यार। ये धरती है, फिर से आसमान है, वाव, ये एक ब्लॉक है, ये है एक ब्लॉक, समझिएगा ध्यान से। आप क्या करते थे, गाड़ी वो चाबी अभी जब खराब हो जाती थी, वो स्प्रिंग वगैरह, तो आप एक रस्सी बांधते थे, ऐसे खींचते हुए चलते थे। मतलब आप फोर्स लगाते थे इधर, याद करो, ऐसे इधर खींचते थे आप, इधर और इधर खींचते थे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, बॉडी चल रही है इधर, इनके बीच में कोई एंगल होता था थीटा, याद करो। जरूरी थोड़ी कि हमेशा पैरेलल ही खींच रहे हैं, आप ऐसे खींचते हुए चलते थे, ऐसे बहुत मजा आता था, ऐसे खींचते हुए जा रहे हैं और गाड़ी तो ग्राउंड पे चल रही है। तो भाई अब वर्क कैसे निकालें, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके वास्ते दो रास्ते, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, या तो एस को रिजॉल्व कर लो एफ के अलोंग, या एफ को एस के अलोंग। चलो मैं एफ को करता हूं, मुझे ज्यादा पसंद है यहां पर एफ को रिजॉल्व करने का। ठीक है, आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी करें, आंसर वही आएगा, सेम आ जाएगा। तो चलो मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं इस फोर्स एफ को। कर दें, चलो भाई करते हैं, चलो भाई करते हैं। एक कंपोनेंट आप देखोगे इस फोर्स का, ये जो फोर्स है, ये एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट फोर्स का इधर आएगा और एक परपेंडिकुलर में जाएगा भाई। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर में जाएगा ना। चलो भाई रिजॉल्व करो, खुद करो रिजॉल्व, आपको रिजॉल्व करना आता है, बहुत सीख लिया आपने, वेक्टर में सीख लिया, इससे पहले जो लॉज ऑफ मोशन था चैप्टर नंबर 5 उसमें यूज भी बहुत कर लिया। करो भाई रिजॉल्व करो, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, देखो क्या आता है। करो रिजॉल्व करो। तो भाई इसको मैं करूं तो इधर की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, भाई जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है यार, और उसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या आएगा, एफ साइन थीटा। क्या आप लोग सहमत हैं? बहुत बढ़िया भाई, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ cos थीटा, उसके ठीक परपेंडिकुलर में sin थीटा। छोटी सी बात भाई, दो कंपोनेंट, एक तरफ आता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, एक तरफ, दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ, जिसके साथ एंगल बनता है cos थीटा। अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं इस कंपोनेंट को दिखा देता हूं, ऐसे ही दिखा दिया, इसको मैं लिख देता हूं एफ पैरेलल।
मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। और इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एफ परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या मैं ऐसा लिख दूं? कोई गलती तो नहीं है भाई, डिनोट कर सकते हैं हम। तो ये फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है और ये फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। सहमत है आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अपना क्या बोलता है ये वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। अभी आपने लिखा इधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो अगर मैं और अच्छा से बोलूं तो ये एफ पैरेलल लिख देता हूं। चलो यहां पर एफ पैरेलल मतलब वो फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, वो फोर्स या कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो ये फोर्स है, देख रहे हैं आप, ये वाला फोर्स है जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो यहां पर वर्क ये आ गया भाई एफ, एफ कौन सा वर्क इज इक्वल टू एफ जो कि पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के इनटू एस। आप ऐसा लिख सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई है, कोई डॉट नहीं, कोई क्रॉस नहीं, सिंपल है अभी तक तो यहां पर वर्क क्या मिलेगा? आपने देखा वर्क इज इक्वल टू एफ पैरेलल इनटू एस। सही बात है, एफ पैरेलल क्या है भाई? एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है। आहा, ओहो, अरे वाह 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 वाह, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एक जमाना था, एक जमाना था, कहां गया? कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। ए वेक्टर इधर हुआ करता था, बी इधर हुआ करता था। आहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और इनके बीच में कोई एंगल थीटा, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके थे। वेक्टर में हमने सीखा था दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके। किसी को नहीं भी पता हो ना, कोई टेंशन नहीं, सीख लो तो बढ़िया है, नहीं तो भी कोई टेंशन नहीं, अभी बता रहा हूं, समझ लो कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, या तो डॉट या फिर क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर मैं बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट की, ए डॉट बी की, और वो होगा ए बी कॉस थीटा होगा। वो क्या होगा बच्चों? ए बी कॉस थीटा होगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको याद ही होगा, डॉट या फिर इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर ऐसा दिखे तो आप ए बी कॉस थीटा लिख दें, और ए बी कॉस थीटा दिखे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हम तो जानबूझ करके इसको कैसा लिखेंगे? एफ डॉट एस लिख देंगे। हम कैसा लिख देंगे? एफ डॉट एस लिख देंगे। सही है बच्चों? लिख दें, कोई गलती तो नहीं है। क्या हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ऐसे? बताओ मुझे कोई एक डाउट, कोई एक बच्चा एक डाउट बताए मुझे, जरा सा भी डाउट बता दे आज। कसम है राखी सावंत की, एक डाउट बता दे आज। ऐसा होता है। तो आपने क्या देखा भाई? फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लगे, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल क्या है? डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल वाला फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। इसी को लिख दिया ऐसे। अगर ठीक है कंपोनेंट में अब आप बार बार तो रिजॉल्व करोगे नहीं, सीधा देखा फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो सीधा एफ एस कॉस थीटा लगा दिया। इसी को डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ऐसे लिख दिया यार, खत्म। क्या रखा है बता दो मुझे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ, तो अब भाई इस कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसको मैं मिटाता हूं। अब मुझे ये बताओ वर्क की यूनिट क्या होगी, और वर्क स्केलर है या वेक्टर है? वर्क की यूनिट क्या होगी, और वर्क स्केलर है या वेक्टर है? आपको क्या लगता है बच्चों? क्या है बताओ? वर्क स्केलर या वेक्टर? भाई सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। चलो देखो यहां पर, इसको देख लो, इसको देख लो, आपकी मर्जी है। चलो इसको देख लिया। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ वर्क, तो भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और कॉस थीटा की यूनिट कोई होती ही नहीं है।
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना तो उसकी कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना तो उसकी कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला है। तो भाई cos थीटा की तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, बस ये न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और इसी को बोलते हैं जूल। इसी को क्या बोलते हैं? जूल। जे स्मॉल होता है JOULE और जे कैपिटल, सिंगल लेटर लिखोगे तो कैपिटल, ये लिखने का तरीका है। तो भाई वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और एनर्जी की भी यही यूनिट होती है, कोई भी एनर्जी हो यही यूनिट होती है। याद रखेंगे, बहुत आसान था, ऐसा यूनिट जूल है। अर्ग भी होती है, अर्ग एक और यूनिट है, अनदर यूनिट सीजीएस सिस्टम में। इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम जो होता है आपका, तो भाई इसमें सिस्टम में क्या होता है प्यारे बच्चों? यूनिट होती है अर्ग, ERG, अर्ग। और आपको पता है वो जूल और अर्ग में एक रिश्ता भी है, वो रिश्ता क्या कहलाता है बताओ मुझे? तो 1 जूल होता है बच्चों, 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग। क्या ये होता है? 10⁻⁷ होता है, 10⁻⁷ अर्ग। क्या यही होता है, कुछ और होता है? मुझे बताओ, क्या 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है या कुछ और होता है? क्यों बताओ? यूनिट एंड डायमेंशन में हमने ड्राइव किया था। लक्षिता बोल रही हैं यही है, सही है। और कोई कैंडिडेट बोले भाई कंफर्मेशन दे कि ये कितना करेक्ट है। कई बच्चों का आ रहा है, नव्या का भी यही आ रहा है, हर्ष रंजन जो कि खा के आया है अच्छे अच्छे व्यंजन, ठीक है, सही कह रहा है। चलो भाई ठीक है। नहीं 10⁻⁷। ओके भाई, आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, करेक्शन कर लेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेना ठीक है। खैर चलिए, अच्छी बात है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला सीख चुके हो। क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? वर्क का भाई, फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का होता है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का होता है L, ओहो ML²T-2। खत्म खत्म खत्म, अरे भाई खत्म रे। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ML²T-2 मिलेगा। ओके ठीक है, तो चलो बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा था वर्क एक स्केलर है या वेक्टर है? तो भाई कुछ बच्चों ने लिखा है वेक्टर है, कुछ लिखा स्केलर है, लेकिन सही जवाब क्या है? जब हमने कभी प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ा था, याद करो वो दिन, क्या उस क्लास में आप प्रेजेंट थे? ओह, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ठीक है। उस क्लास में अगर प्रेजेंट थे, ध्यान रखो, ना 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 ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कभी मत लिखना कि वर्क एक वेक्टर है। लोग खिल्ली उड़ा सकते हैं, हंस सकते हैं। नो माय डियर, वर्क इज नॉट अ वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर कहीं गलत तो नहीं लिख रहे आप गलत तो नहीं लिख रहे सर? स्केलर क्वांटिटी कहीं आप लिख करके काटने वाले तो नहीं हो? नहीं काटने वाला, ये सही है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर सबूत दो इसका। ऐसे नहीं मानेंगे हम, ऐसे नहीं मानेंगे हम। क्यों है वर्क स्केलर क्वांटिटी? अब देखो, याद रखना बच्चों, जब भी कोई ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों पड़ा? डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी किसी दो चीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर नंबर मिलता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता था वेक्टर प्रोडक्ट में, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे। अगर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब वेक्टर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर मिलेगा, इसीलिए तो इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और आपको यहां पे डॉट प्रोडक्ट से मिला है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपने डॉट प्रोडक्ट किया है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या किया है?
डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट करने से ये जो मिला यो तो स्केलर होगा। डॉट प्रोडक्ट किया या स्केलर प्रोडक्ट किया एक ही बात है। तो जब भी यहाँ नहीं कहीं पर भी जब भी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करोगे और आपको एक तीसरी चीज मिल जाए, जब भी आप दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करोगे और आपको तीसरी चीज मिल जाए, पक्का वो स्केलर होगा, पक्का गारंटेड वो स्केलर होगा। तो no doubt work is a scalar quantity because it comes from scalar product of two quantities. It comes from scalar product of two quantities. अबे ये सबसे बड़ा सबूत है भाई, ये सबसे बड़ा। वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। वर्क में ये सबसे बड़ा सबूत यही है, डॉट प्रोडक्ट से। जब भी कोई चीज आपको डॉट प्रोडक्ट से, दो चीजों के डॉट, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से तीसरी चीज मिलती है, वो हमेशा स्केलर होता है। ये सबसे बड़ा सबूत है। ये सीबीआई ने ढूंढ करके निकाला ये सबूत, इसके सामने किसी की नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सीबीआई का ये सबूत है, खत्म। ठीक है बच्चों, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता दो चीजों के बीच में तो पक्का वेक्टर मिलेगा। ठीक है, खत्म बात। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलो अब मुझे ये बताओ, चलो आप स्केलर बता दिए सर, ठीक बात है। अब मुझे ये बताइए कि वर्क क्या कभी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, क्या हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? क्या वर्क कभी नेगेटिव भी होता है? आपने वर्क किया, धक्का मार मार के वर्क किया आपने, क्या वो नेगेटिव हो सकता है कभी? एक बॉडी को दूसरे जगह ले जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या वर्क नेगेटिव भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? सोचो सोचो, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? ओके, बाकी लोग भी जवाब लिखें, फटाफट लिखें, जल्दी से कमेंट करें फटाफट, जल्दी से, इससे पहले कि आगे करें फटाफट। किसको लगता है कि वर्क नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है? आंसर क्या होगा, या तो सही होगा या गलत होगा भाई, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फटाफट कमेंट करें। ठीक है, इसी बीच में वीडियो को लाइक करें, अगर मजा आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है चलिए, आई लाइक इट, शेयर भी करें। चलिए, हाँ भाई, कई बच्चों ने लिखा कि भाई क्या नेगेटिव हो सकता है, कईयों ने लिखा, कुछ ने लिखा कि भाई नेगेटिव नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी, ये रहा भाई। यहां पर देखो, पहली बात, अब देखते हैं, अब एक एक चीज पे देखेंगे। प्यारे बच्चों, एफ और एस तो मासूम है, एफ और एस तो मासूम है। अब यहां देखते हैं, एफ और एस तो मासूम है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते ये मैग्नीट्यूड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कॉस थीटा पे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वर्क नेगेटिव, अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो वर्क पॉजिटिव, समझे? और थीटा अगर 90 हो गया, कॉस की वैल्यू 0 तो 0 भी हो गया। तो अगर फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब भी वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों हो सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, और उसमें भी बोलूं तो थीटा पे डिपेंड करता है, उसमें भी बोलूं तो थीटा पे डिपेंड करता है। तो वर्क प्यारे बच्चों, वर्क कैन बी, चलो भाई लिखते हैं, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव and 0 depending on the value of cos theta and hence on theta, बट थीटा पर डिपेंड करता है। ओहो, थीटा पर डिपेंड करता है सर, कैसे डिपेंड करता है सर? देखो भाई, देखो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि भाई प्यारे बच्चों, ये 0 डिग्री या 90 डिग्री
180 डिग्री, 270, 360, ठीक है। तो यहां पर अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल हो, तो कॉस थीटा, बल्कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पता आपको, सारे पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर एंगल की वैल्यू थीटा 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो बच्चों, ठीक है, तो भाई कोस थीटा तो पक्की बात है नेगेटिव होती है। ठीक है, आपको पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसको मैथमेटिक्स आता है, जिसको नहीं भी आता कोई टेंशन नहीं है, वो देखे कि अगर थीटा 90 से 180 के बीच में आता है तो भाई मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है सब कुछ मैंने पहले, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो कॉस तो भाई नेगेटिव होगा, एक्यूट होगा 90 से कम होगा तो क्या होगा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बताओ कोई एक तकलीफ, कोई एक डाउट, कोई भी एक डाउट प्यारे बच्चों, कोई भी एक डाउट बता दो। यस, ओके आई लाइक इट। तो भाई प्यारे बच्चों चलिए अब देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव जीरो के पुख्ता सबूतों के साथ। तो भाई पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 भाई देखो यहां पर, देखो जी, अगर मान लो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल बन गया। कैसा बन गया, एक्यूट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। ओके भाई, एक्यूट एंगल, जैसा कि ये फोटो दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है, तो इस फोटो में भी यही है। तो भाई यहां पर cos थीटा विल बी पॉजिटिव, तो वर्क डन, अरे भाई वर्क डन W जो होगा Fs cos थीटा, यानी कि ये पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, तो सारा पॉजिटिव आ गया। थैंक यू। सो ये जो फोटो बना हुआ है इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये जो फोटो बना हुआ है, इस फोटो में वर्क डन इस फोर्स के द्वारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। प्यारे बच्चों बता दो एक तकलीफ, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा सर कोई और एग्जांपल बताओ, सर पॉजिटिव वर्क डन का कोई और एग्जांपल बताओ। अरे भाई मेरे पास खजाना एग्जांपल्स का बहुत सारे हैं, एग्जांपल है। चलो एक बात करते हैं, एक बॉडी को अपने ऊपर फेंक दिया, टक ऊपर जा रहा है, ओ भाई चलिए देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इसी का, पॉजिटिव वर्क डन का। क्या, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इफ अ बॉडी is thrown vertically upwards, ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, अब वो नीचे आ रहा है, मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूंगा। तो ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड motion, work done by कौन, gravitational force mg, work done by gravitational force will be positive। क्या मतलब, जो ऊपर जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जब वो नीचे आना स्टार्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ है भाई डिस्प्लेसमेंट। भाई नीचे डाउनवर्ड मोशन का बोला है, तो ये इनिशियल मैंने मान लिया, ये फाइनल का भी मान लिया मैंने, तो भाई नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है बच्चों, नीचे है। जब वो नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे है। बहुत बढ़िया भाई, इनिशियल ये फाइनल ये। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्यारे बच्चों नीचे की तरफ ही लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, धरती माता तो नीचे खींच रही है भाई,
ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है। क्या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों नीचे की तरफ हो गया? बता दो। बिल्कुल सर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए जब नीचे आ रहा है तब। ऊपर जाने की मैं बात नहीं कर रहा, जब नीचे आ रहा है तब। तो भाई डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। थीटा क्या आ गया यहां पर? 0 डिग्री आ गया। जब दो वेक्टर, देखो 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 देखो, अरे देखो इधर देखो, अरे ध्यान इधर उधर नहीं करने का, ठीक है। एक वेक्टर इधर है, दूसरा इधर है, इनके बीच में कोई एंगल है, ऐसे घुमा दिया तो 90, वापस वापस 60, 30, 20, 10, 0। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में। एफ कहाँ गया? ये रहा, ये एफ नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस भी नीचे है भाई, दोनों नीचे की तरफ है, डायरेक्शन सेम है, थीटा 0। ओहो, cos 0 कितना होता है? बता दो cos 0। अरे बच्चा बच्चा जानता है रे, cos 0 1 होता है। तो वर्क डन यहां पर आएगा एफ एस cos 0 डिग्री। ये भी पॉजिटिव, ये एफ एस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ गया प्लस का आ गया, प्लस का पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को प्रॉब्लम? तो यहां पर आ गया बच्चों, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन विल बी पॉजिटिव। एक बॉडी को मैंने ड्रॉप कर दिया, ऐसे नीचे जा रहा है, एक बॉडी को मैंने ड्रॉप कर दिया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, समझ में आ गया? नीचे जा रहा है तो उस समय फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, खत्म। तो इस तरह के अनगिनत एग्जांपल होंगे, शिकार कर देना। सर कोई एग्जांपल बताओ नेगेटिव वर्क डन के, बताओ। चलो चलो भाई, नेगेटिव वर्क डन के बता देते हैं, हमारे पास तो एग्जांपल का भंडार है। तो भाई चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन का भाई, तो थीटा 90 से ज्यादा कर दो यार, और क्या। कैसे कर दें सर? थीटा 90 से ज्यादा कैसे कर दें? तो केस 2, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, चलो भाई एक फोटो बनाने लिखा, ये धरती है, ऊपर आसमान है, ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, इधर की तरफ आप खींचे जा रहे हैं प्यारे बच्चों, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, अप्लाइड कर रहे हैं इधर, यस, नीचे लग रहा है, फोर्स लग रहे हैं भाई। अच्छा ये बताओ, खींच रहे हैं इधर, तो भाई कई सारे फोर्स लग रहे हैं, आपको देखेगा इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है, ठीक है, यहां पर r mg के बराबर भी हो गया, ठीक है, चलो छोड़ो। अब यहां पर देखो बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक? फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ये उधर स्लाइड होने की टेंडेंसी है या हो रहा है, तो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F, जो कि म्यू इंटू आर होगा। और यहां से स्लाइड हो के जा रहा है वो भाई, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, कभी यहां पर पहुंच गया, तो वही फोर्स लग रहा है अप्लाइड, मतलब आप जो लगा रहे हैं, तो भाई वही mg नीचे लग रहा है, वही नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है, ठीक है, ठीक है, लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी इधर ही लग रहा है F, जो कि म्यू r के बराबर है। ओके, म्यू आर के बराबर है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आहा। तो भाई यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहां से इधर हो रहा है, एस का डायरेक्शन इधर है या नहीं है? बिल्कुल है जी, इधर है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट में लग रहा है या नहीं लग रहा? तो बिल्कुल लग रहा है भाई, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर, क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? यस, तो थीटा इनके बीच में 180 का एंगल। दो वेक्टर, कितने वेक्टर? अरे भाई दो वेक्टर बच्चों, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इनके बीच में एंगल ऐसे घुमा दिया 90, ऐसे गया 120 और ऐसे गया 180 डिग्री 180 देखा। दो वेक्टर ऐसे बढ़ाते गए, एंगल बढ़ाते गए, ऐसे हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री हो गया।
तो दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, और यहां पर जा रहा है उधर घसीटते हुए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगातार अपोजिट में लग रहा है, समझ रहे हो। और एक और मजे की बात देखोगे, एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन वर्क निकालते समय एट ए टाइम एक फोर्स को देखो, वर्क निकालते समय एट अ टाइम एक फोर्स को देखो। डिस्प्लेसमेंट इधर टक 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 खींचे जा रहा है भाई, और फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर 180 डिग्री। तो यहां पर इन दिस डायग्राम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये जो होगा वर्क डन F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 ओहो 180 है नेगेटिव होगा, माइनस का 1 होता है एग्जैक्टली बोलूं तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू आर, टर्म टर्म एस हो गया टर्म टर्म -1 बेसिकली माइनस म्यू आर इंटू एस, ओहो यानी कि नेगेटिव हो गया रे। तो वर्क डन कैसा हो गया नेगेटिव। इन द एडजेसेंट डायग्राम वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव, समझ में आ गया। इन द एडजेसेंट डायग्राम वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है। तो इस तरह के अनगिनत केस हो सकते हैं, एक एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया। अच्छा सर जीरो वर्क डन के भी तो बता दो एग्जांपल। जीरो वर्क डन, जीरो, अरे भाई ये तो बहुत आसान है, चलिए बताते हैं। जीरो वर्क डन के भी एग्जांपल बता देते हैं आपको। चलो चले भाई, एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क डन, केस नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क डन। भाई एक तो सीधी बात है, अगर आप दीवार पे धक्का मार रहे हैं, बहुत बड़े पत्थर को मार रहे हैं धक्का, एक बच्चा पूछ रहा है कि वाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड अप्लाइड फोर्स, वी कैन कंसिडर बट देखो देखो इस बच्चे का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। यहां पर इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा था नीचे, नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा था, इधर अप्लाइड फोर्स लग रहा था, बिल्कुल सही बात है अप्लाइड फोर्स, इधर लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स। सर आपने सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लिया, बिल्कुल क्योंकि मुझे नेगेटिव का एग्जांपल चाहिए था। इससे इस वाले से एग्जांपल से हर तरह के वर्क डन का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, हर तरह का। अगर आपको अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन चाहिए, ये लो अभी, तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है, इधर ही खींच के ले आ रहे हो आप, खींच के ले जाए जा रहे हो, तो अभी यहाँ पर है फिर यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो भाई अगर मैं वर्क डन देखूं, इसको मैं FA बोल देता हूं, चलो अप्लाइड फोर्स। तो अगर मुझे चाहिए वर्क डन बाय FA, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो भाई यहां पर वर्क होगा FA इंटू एस इंटू, अब मुझे बताओ क्या होगा। FA किधर लग रहा है, इधर, इधर लग रहा है FA। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी इधर है S, तो इनके बीच में थीटा क्या है 0 डिग्री, तो cos 0, तो क्या यहां पर FA इंटू एस cos 0 तो प्लस का 1 हो गया, पॉजिटिव हो गया। भाई बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे एक बॉडी पे, लेकिन जब आप वर्क कैलकुलेट करो तो एट अ टाइम एक फोर्स को देखो, एट अ टाइम आप एक फोर्स को देखो बच्चों, बात बनेगी आपकी। सही है, क्या आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, क्या साउंड में प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे बताएं मुझे जरा, ओके है या गड़बड़ है, जल्दी बताओ जल्दी से। साउंड में नो प्रॉब्लम, फिर ठीक है। चलो भाई ऐसा होता है बच्चों, खत्म हो गया। अच्छा आप बोलो, चलो इसी का एग्जांपल लेता हूं, जीरो वर्क डन का चाहिए था ना एक, तो चलो अभी आते हैं भाई, आते हैं, इसका तो देख लिया, इसका भी बता दिया आपने, अब देखना जीरो वर्क डन का भी इसमें एग्जांपल मिल जाएगा। चलो तो केस नंबर 3 भाई, जीरो वर्क डन कब होगा। नंबर 1, पहले तो आप दीवार पे धक्का मार रहे हैं या जाके पहाड़ को भाई खिसका देना चाहते हैं, ठीक है, मनाली गए घूमने के लिए, सोचा पहाड़ को खिसका देते हैं, या बहुत बड़ा हैवी सा पेड़ है उसको सोचा कि भाई धक्का मार करके उधर खिसका देते हैं, नदी में गिरा देते हैं। क्या इतने ताकत है, क्या आप बाहुबली हो, क्या बजरंग बली हो, नहीं। तो प्यारे बच्चों बहुत दिक्कत होगी आपको। तो भाई इतना डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा है, ना तो पहाड़ खिसका पा रहे हो, ना पेड़ खिसका पा रहे हो, ना दीवार खिसका पा रहे हो, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ से साफ पता चलता है, बच्चा बच्चा देख लेगा कि भाई वर्क डन 0। अच्छा थीटा की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, भाई थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या हो गया 0, एफ इंटू एस इंटू 0 यानी कि 0, वर्क डन आ गया 0। थैंक यू, वर्क डन आ गया 0 आ गया, वर्क डन खत्म। चलो इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लो भाई, इसी में देख लो कि भाई इसमें देखो, मैं वर्क डन देखना चाहता हूं, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स से, इस डायग्राम में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg, फोर्स यानी कि mg इन एडजेसेंट डायग्राम, तो वर्क होगा F ग्रेविटेशनल यानी कि ये हो गया F वेट वाला फोर्स, FW लिख दिया, इनटू S। अब आप ध्यान से देखो, वेट किधर लग रहा है मुझे बताओ, नीचे लग रहा है या नहीं लग रहा है? यार बच्चा बच्चा देख के बता देगा नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट जमीन पे तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट इधर बोला, तो यहाँ पर थीटा कितना दिख रहा है 90 डिग्री दिख गया, तो यहाँ पर cos 90 आ गया, cos 90, और cos 90 क्या हो गया, cos 90 क्या हो गया, वर्क डन, cos 90 क्या हुआ बताओ मुझे, तो वहां पर cos 90 हो गया 0। अरे भाई 0 हो गया, 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया, खत्म खत्म। फोर्स कितना भी लग रहा हो, कितना भी भारी भरकम हो, और उसको खींच के ले जाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन cos 0 होने से खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। तो भाई मान लो दो बच्चे हैं मान लो, एक दक्ष है दूसरा अनमोल है, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है दोनों बच्चे। ये दक्ष हो गया, ये कौन किसका नाम बोला था, अनमोल रतन, बिल्कुल अनमोल रतन है, ठीक है बेचारे बच्चों। यहां पर देख रहे थे हम लोग, ये दक्ष है, ये दक्ष है, ये अनमोल रतन है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया था पढ़ने में, बहुत बढ़िया। फिर इसकी संगति cos 90 से हो गई, cos 90 यानी कि 0 से, तो यहां पर देखा आपने FW और S और cos 90 0, तो भाई ये कितना भी स्ट्रॉन्ग है, कितनी भी बड़ी वैल्यू, कितनी भी आप समझ लो कितनी भी है, ठीक है, और 0 से अगर उसकी संगति हो गई, अगर 0 से उसकी संगति हो गई, देखो उसका क्या हाल हो जाएगा, क्या हाल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ बैठते हो, किससे बात करते हो, किससे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी क्वालिटी को वो खत्म कर सकता है अगर वो 0 रहा तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग बच्चे गलत आदत में लग जाते हैं। ड्रिंकिंग आप देखते हैं, ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स वगैरह आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, और ये आदत फटाफट लग जाता है। तो आप कितने भी अच्छे हो, IIT हो गया आपका, DTU हो गया, ठीक है, इन सब में बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे जाते हैं हर साल, और इतने पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको गलत आदत लग जाती है। भाई घर वाले पैसे भी देते हैं, घर वाले पैसे देते हैं कि भाई बच्चा हमारा तो बच्चा बहुत अच्छा है, ये यूटिलाइज कर रहा होगा खाने में, पीने में, पढ़ाई करने में, लेकिन उसको गलत आदत लग जाती है उन चीज़ों की, और हर साल बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है, अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है जो 0 है, जो उसमें गलत आदतें लगी हुई है, आप उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। सुधर जाए तो बेस्ट है भाई, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। एक दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त को सुधार ले, और अगर वो नहीं सुधरता इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही बिगड़ जाओगे, आप अपने प्रिंसिपल पे अडिग रहो। तो 0 के साथ नहीं भाई, 0 के साथ नहीं, वो आपको 0 पक्का कर देगा, आपकी सारी क्वालिटी जितनी भी स्ट्रेंथ है सबको खत्म करके रख देगा, बिल्कुल खत्म, देख लो, और आप भी खत्म हो जाओगे, ठीक है। 4 साल पूरा आप इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप मेडिकल कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कर भी लिया, घसीट के कर लिया, कुछ नहीं होने वाला, और आपके घर वाले भी आप समझो कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक अच्छा बच्चा जब ऐसे हो गया तो एक मैंने देखा था, एक एपिसोड देखा था, क्राइम पेट्रोल पे देखा था मैंने, बहुत 1-2 साल पहले की बात है। एक बच्चा वास्तव में बहुत ब्रिलियंट था पढ़ाई में, और वो गया पंजाब में
किसी कॉलेज में गया पढ़ने के लिए और उसको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। उसके दोस्त पहले तो फ्री में खिलाएंगे पिलाएंगे आपको और आदत लगा देंगे किसी तरह, उसके बाद वो पागल हो गया ड्रग्स के लिए और समझो कि भाई पूरा सारा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, वो लड़का भी मारा गया ओवरडोज के चक्कर में। ठीक है, तो बी केयरफुल। आप कितने भी अच्छे हो, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप आगे क्या करने वाले हो, आपका फ्यूचर क्या है, वो डिपेंड करता है कि साथ में डिपेंड उस पर भी करता है कि आप किसके साथ रहते हो। ये बात पंजाब की नहीं है, किसी स्टेट की नहीं है, कहीं पर भी घटना घट सकती है। ठीक है, तो आपको कमजोर नहीं बनना, आपको कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। बी केयरफुल, बी केयरफुल। आप संगति को ध्यान रखेंगे, घर वालों का नाम रोशन करेंगे, संगति का ध्यान रखेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, समझे? यस, ठीक है, आई लाइक इट। तो प्यारे बच्चों ये खत्म हो गया, तो यहां पर वर्क डन जीरो हो गया, वाह जीरो हो गया। तो भाई वेट की वजह से वर्क डन यहां पर क्या हुआ, जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां पर वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। सर नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होगा, सर नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होगा बताओ। तो भाई वर्क बता देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का खुद ही बताओ, खुद बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना वर्क होगा, बताओ मुझे कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, बताओ मुझे। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, बताओ मुझे। तो प्यारे बच्चों यहां से देखो आर ऊपर की तरफ लग रहा है और फोर्स क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ग्राउंड पे, थीटा यहां पर 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वंस अगेन आर इंटू एस इंटू कॉस 90 और कॉस 90 जीरो हो गया, खत्म। कॉस 90 जीरो हो गया, खत्म। अच्छा एक कूली वाला एक केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट केस है कूली वाला। चलो भाई कूली वाला ले लेते हैं। तो भाई यहां पर एक कूली है, कूली नंबर 1, लाल लाल कपड़े पहन लिया, कूली नंबर 1। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हम बोझ उठाते हैं। भाई इतनी अटैची लाद दी उसके ऊपर और ये जमीन पे चल रहा है, भाई जमीन पे चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे की तरफ, टाक 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 ऐसे, तो वेट लग रहा है नीचे के ऊपर, नीचे की तरफ W, ठीक है, और ये दम लगा रखा है ऊपर की तरफ। भाई ऊपर ही तो लगाना पड़ेगा फोर्स, ऊपर की तरफ लगा रखा है फोर्स। भाई बहुत भारी है, बहुत भारी है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आप बहुत दम लगा के ऐसे जा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं। भाई कूली नंबर 1 बन गए हैं, जा रहे हैं इधर। तो भाई पूरा दम लगा रखा है, फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। अब लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये तो काम ही नहीं करता, लोग कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो भाई वर्क बिल्कुल यहां पर कूली के द्वारा F इंटू एस कॉस 90 हो गया जीरो। तो वर्क डन क्या आ गया आपका, जीरो। वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। बस एक और केस करवाते हैं आपको, लास्ट केस है, लास्ट केस एग्जांपल। एक नंबर में कोई एग्जांपल आ सकता है कि भाई मान लो, लिखो एक नोट लिखो, वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन रिवॉल्विंग एनी बॉडी इन सर्कुलर पाथ विल ऑलवेज बी जीरो। क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोल दिया, एक अच्छा एग्जांपल है क्या, वर्क डन by any centripetal force, ठीक है, in revolving any body will be zero। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रिंग लिया, एक पत्थर लिया, उसको बांध लिया और घुमा रहे हो आप, घुमा रहे हो। तो भाई चलो घुमा रहे हो, ये कोई बॉडी है, इसको स्ट्रिंग से बांध लिया, ये इसका लेंथ है। भाई चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा, बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, आपको पता है।
तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, ठीक है। फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर यहां लगेगा, और ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ये 90 डिग्री। तो यहां पर भाई वर्क डन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा एफ सी इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और यहां पर एफ सी कितना है भाई, एफ सी खाएगा वो, चलो देखो यहां पर छोड़ो खाने को, एफ सी इंटू डेल्टा एस कुछ होगा कॉस 90 की वजह से 0, तो वर्क डन हो गया 0, ये खत्म हो गया। वर्क डन क्या हो गया 0, वर्क डन क्या हो गया 0। तो आप स्ट्रिंग से बांध के किसी चीज को घुमा रहे हैं या कोई भी सिचुएशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा। आपको सर्कुलर मोशन या लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन के केस में आपको करवाया था, बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तसल्ली बख्श। तो प्यारे बच्चों सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स गोल गोल घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता, कोई वर्क नहीं करता। ओके, सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो भाई आज यहां पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम आगे चलेंगे, अगली क्लास में हम इससे